ये वाला जो लाइन है, ये पूरा का पूरा डायलॉग ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बता रहा है कि केशियस का फियर क्या है कि दो बड़े बड़े माइटी ईगल्स आसमान से आए और वो लोग हमारे एंसाइन मतलब हमारे जो, और ये सेम मिस्टेक कर रहा है ब्रूटस, और ये कह रहा है कि ब्रूटस भी यही करने वाला, इसी चीज को वो अगेंस्ट करता था। अब बात आएगा अगेंस्ट करता था तो फिर क्यों? एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। आपका आने वाला बोर्ड्स है तो जम के पढ़ाई करो और अच्छी तरीके से रिवीजन करो। आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ इस बार जूलियस सीजर एक्ट 5 सीन 1 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के बहुत हाई प्रोबेबल चांसेस है और श्योर शॉट आप देख लेना, मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लेना, मैंने आपके लिए वीडियोस बना रखा है। सो आज एक आरटीसी करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन से, एक्ट 5 सीन 1। तो आइए उसको डिस्कस कर दें और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको दूंगा और आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ओके, तो ये वाला एक्ट 5 सीन 1 है। यहाँ पे एक्ट 5 सीन 1 में यहाँ पे कैशियस का एक डायलॉग है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्ले के पर्सपेक्टिव में। वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कैशियस को आपको देखने को मिलेगा कि वो कैसे डर रहा है, कैसे वो स्केयर्ड हो चुका है। बैटल अभी जितना नज़दीक आ चुका है उसका अभी माइंड में क्या क्या बातें चल रहा है। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है जिसको हमें कवर करना ज़रूरी है। तो आइए जैसे हम इसको कवर करते हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, कैशियस का डायलॉग यहाँ पे लिखा है, मिसला दिस इज माई बर्थ डे एंड दिस वेरी डे was Cassius born। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वो क्लियरली बोल रहा है कि ये उसका बर्थडे है। क्वेश्चन आएगा स्पेशल ओकेजन क्या है, उस दिन क्या था, तो लिख सकते हैं उस दिन कैशियस का बर्थडे था। एज दिस वेरी डे was Cassius born, सेम उसी चीज को वो रिपीट कर रहा है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना कि यहाँ पे वो बहुत डर चुका है, ठीक है, और ये जानबूझ के अपना बर्थडे का बात कर रहा है, नॉट बिकॉज कि उस दिन उसका बर्थडे है, वो तो है, बट उसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उसको उसका डेथ का रियलाइजेशन भी हो रहा है, इसीलिए वो अपना बर्थडे का एम्फसिस दिया है कि आज के ही दिन में पैदा हुआ और उसी दिन में ही उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो डेथ कर जाएगा, ठीक है, उसके दिमाग में डर आ गया है। और क्या बोल रहे देखते हैं, गिव मी दाई हैंड। देखो यहाँ पे लिखा है गिव मी दाई हैंड, तो इसको गिव मी दाई हैंड को हम ऊपर में लिख देंगे होल्ड माई हैंड। वो बोल रहा है कि मतलब होल्ड माई हैंड, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, उसमें हम लोग एक चीज क्या पता चल रहा है कि ये इसी लाइन से हमें ये शो कर रहा है कि ये बहुत इमोशनल हो गया है, ठीक है, बहुत स्केर्ड मतलब बहुत डर गया है। और ये पूरा डायलॉग उसका एक इमोशनल लाइन है, उसका एक इमोशनल बात है, डरा हुआ है प्लस इमोशनल भी है, इसलिए वो मैसला को कह रहे हैं कि मैसला होल्ड माई हैंड, ठीक है। मैसला बी दाउ माई विटनेस, तुम मेरा विटनेस बनना। तो यहां पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैसला को कि तुम मेरा विटनेस बनना। देखो वो क्यों बोल रहा है बी दाउ माई विटनेस, मतलब यू बी माई विटनेस, किस चीज का विटनेस, दैट अगेंस्ट माई विल। ये चीज को सर्कल कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, अगेंस्ट माई विल को। इसका मतलब उसका सबसे पहले जानना वो क्या बोल रहा है, एक बार लाइन पढ़ लेते हैं, बी दाउ माई विटनेस दैट अगेंस्ट माई विल एज पोम्पे वॉज as I am compelled to set upon one battle all our liberties, one battle all our liberties। इसका मतलब ध्यान से समझना वो क्या बोल रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है अच्छा सबसे पहले ना ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है पहले वो लिख लेते हैं ना, वो बोलना क्या चाह रहा है, अगेंस्ट माई विल। तो यहां पे देखना, यहां पे साइड पे मैं लिख देता हूं, यहां पे ब्रूटस कुछ चाहता था, ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया ब्रूटस वर्सेस अपना कैशियस, ओके। तो यहाँ पे ब्रूटस कुछ और चाहता था और उसके वो जो भी चाहता था कैशियस, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होने लगे थे और वो डिफरेंसेस का परिणाम है कि वो बोल रहा है कि अगेंस्ट माय विल। तो पहले जान लेते हैं कि मतलब कैशियस का विल क्या था, एक बार पहले वो समझ लेते हैं। तो कैशियस ये चाहता था कि अभी बैटल को थोड़ा डिले किया जाए और थोड़ा टैक्टफुल तरीके से लड़ा जाए, ठीक है, मगर ब्रूटस का ये कहना था कि नो, अभी हम फिलिपी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो फिलिपी पे एडवांस करने का, तो फिलिपी की तरफ जो एडवांस करना था, ये टोटल आइडिया था और ये डिसीजन था ब्रूटस का कि ब्रूटस वांटेड
टू एडवांस देयर आर्मीज टू फिलिपी, टू फेस द एनिमी एट फिलिपी। ये डिसीजन था ब्रूटस का, ये केशियस का बिल्कुल भी डिसीजन नहीं था। तो बोला क्यों नहीं? अगर अगेंस्ट करता था देन तूने अग्रीड क्यों किया? इफ केशियस वॉज अगेंस्ट द डिसीजन that their army should not advance to Philippi or they should not face the enemy at Philippi, then why didn't he oppose? दो रीजन है उसका, ठीक है। दो रीजन क्या है? सबसे पहला वो उसका फ्रेंडशिप के लिए, वो उसका फ्रेंडशिप के लिए, फ्रेंडशिप को बचाने के लिए वो चाहता था कि ऐसा ना किया जाए। दूसरा आउट ऑफ रेस्पेक्ट, क्योंकि ये बहुत रेवरेंट मानते हैं, इसको बहुत रेस्पेक्ट मानते हैं, तो इतना रेस्पेक्ट मानने की वजह से उसका डिसीजन को ये सम्मान दिया और आगे बढ़ा। इसीलिए ये कह रहा है कि तू ये बात जानता है दैट अगेंस्ट माय विल एज पोम्पे वाज, इस चीज को थोड़ा सा छोड़ दो अभी, मैं ये बता रहा हूं। एंड आई कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब फोर्स्ड, कंपेल मतलब फोर्स्ड, टू सेट अपॉन वन बैटल ऑल आवर लिबर्टीज। देखो यहां पे ध्यान देना, यहां पे ये बोल रहा है, मैं यहां नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है। ये कह रहा है कि जैसे पोम्पे के हालत हुआ था, जैसे पोम्पे का सिचुएशन हुआ था, वैसे ही केशियस बोल रहे कि मेरा भी सिचुएशन या मुझे भी वैसा फोर्स किया गया है। जैसा पोम्पे के साथ हुआ था वैसे मेरे साथ हो रहा है। क्या कि वन बैटल मतलब एक बैटल में सारा डिसीजन ले जाना, वन बैटल को पूरा ही डिसीजन मानना। डिसीजन मानना मतलब सब कुछ दांव पे लगा देना, ऑल बेट। मतलब कि यहां पे ये कीवर्ड मैंने लिखा है, इसका मतलब आप समझना कि वो कह रहा है कि पोम्पे ने एक मिस्टेक किया था। क्या कि वो जब जूलियस सीजर से लड़ा था तो वो अपना सारा चीज दांव में लगा दिया एक ही बैटल में, और ये सेम मिस्टेक कर रहा है ब्रूटस, और ये कह रहा है कि ब्रूटस भी यही करने वाला है और मुझे फोर्स कर रहा है कि एक ही बैटल में डिसीजन तय हो जाए। क्या कि हमारा आज़ादी रहेगा हम या नहीं, हम जिंदा रहेंगे या हम नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहे हैं कि जैसा पोम्पे के साथ हुआ था वैसे ही हमारे साथ भी हो रहा है, और हमें भी पता है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ था। पोम्पे का रिजल्ट क्या हुआ था? डेथ। तो देखो यहाँ पे वो एक हल्का नोट छेड़ रहा है कि उसके साथ भी डेथ हुआ, उसको भी मौत का अंजाम देखना पड़ा, उसको भी मौत मिला, हमें भी मौत मिलेगा। वो भी डेथ का सामना किया, हमें भी डेथ को फेस करना पड़ेगा। कहाँ पे? उसी बैटल में जैसा कि पोम्पे कर रहा था, हमारा भी कंडीशन कुछ वैसा होगा। तो उसको कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको पहले कहा था ना कि ये बहुत इमोशनल है और बहुत स्केर्ड है, स्केर्ड किस चीज़ के लिए? उसका लाइफ की वजह से, क्योंकि इसको दिख रहा है कि इनका लाइफ खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि बैटल में डिफीट होने वाले हैं, ऐसा उन्हें लगना चालू हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ऑल आवर लिबर्टीज, लिबर्टीज मतलब हमारे जितने सारे फ्रीडम्स है, जितना आजादी है, वो सारा दांव पे लगा है। एवरीथिंग इज अंडर स्टेक। यू नो दैट आई हेल्ड एपिक्योरस स्ट्रॉन्ग, ये नाम को बढ़िया से सर्कल कर देना। यहाँ पे एपिक्योरस का बात आ रहा है, तो एपिक्योरस कौन है? मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आई गेस दिख रहा है। तो यहाँ पे एपिक्योरस के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि एपिक्योरस, आई हेल्ड एपिक्योरस स्ट्रॉन्ग एंड हिज ओपिनियन, एंड हिज ओपिनियंस मतलब उसका जो भी फिलॉसफी है, उसका जो भी फिलॉसफी है। आई हेल्ड एपिक्योरस स्ट्रॉन्ग मतलब आई बिलीव इन इट, मैं बिलीव करता था। अब जानते हैं एपिक्योरस कौन है, एपिक्योरस का किस बात पे केशियस बिलीव करता था, और बाद में वो फिर क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम फटाक से लिख देते हैं एपिक्योरस के बारे में। तो यहां पे लिख देते हैं एपिक्योरस। एपिक्योरस कौन था? एक ग्रीक फिलोसोफर, एक ग्रीक फिलोसोफर। क्लियर है? क्वेश्चन में अगर आएगा हु वाज एपिक्योरस, तो आप लिख देना एपिक्योरस वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है, अब इसका एक फिलोसॉफी था, मतलब फिलोसॉफी था, वो फिलोसॉफी देखो ये भी लिख देता है। उसका फिलोसॉफी ये था कि जो गॉड होते हैं वो ह्यूमन के अफेयर में, ह्यूमन के अफेयर में मतलब ह्यूमन के सारे काम काज में इंटरफियर नहीं करते, इंटरफियर नहीं करते। सो ये था उसका बिलीव, किसका? एपिक्योरस का, कि गॉड डू नॉट मेडल विथ और गॉड डू नॉट इन्वॉल्व इन ह्यूमन अफेयर्स, ऐसा एपिक्योरस मानता था। और इसी फिलॉसफी पे केशियस बिलीव करता था।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? आई हेल्ड एपिक्योरस स्ट्रॉन्ग एंड इन ओपिनियन, मैं उसका बिलीव और उसका ओपिनियन को बहुत स्ट्रॉन्ग मानता था, उसको मैं सही तरीके से मानता था। पर अब क्या हुआ? नाउ आई चेंज माई माइंड, देखो अंडरलाइन कर दो, नाउ आई चेंज माई माइंड, मतलब ये अभी वो इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं कर रहा है। अगर क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों, किस लिए उसका बिलीफ चेंज हुआ, व्हाट मेड केशियस चेंज हिज बिलीफ, तब हम आंसर लिखेंगे, वो रीजन बताएगा। देखो क्या बोल रहा है? एंड पार्टली क्रेडिट थिंग्स, और मैं इस चीज के लिए क्रेडिट देना चाहता हूं, मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, किस चीज के लिए? दैट डू प्रिसेज, प्रिसेज का मतलब होता है, यहां पे मैं साइड पे लिख दे रहा हूं, जो कि फ्यूचर इवेंट्स को किसी हद तक थोड़ा सा दर्शाते हैं। तो जो फ्यूचर इवेंट को थोड़ा सा दर्शाते हैं उनको प्रिसेज कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है? केशियस कह रहा है, देखो ध्यान से समझना, केशियस कह रहा है कि तुम तो जानते हो मैं पहले एपिक्योरस का बात और उसका फिलॉसफी को मैं एग्री करता था, ठीक है, बट अभी ऐसे कुछ सारी चीजें और घटना हो रहा है जिसके वजह से मेरा माइंड चेंज हो गया, और मैं जो पहले फॉलो करता था अभी फॉलो नहीं कर रहा, जो मैं पहले बिलीव करता था अभी बिलीव नहीं कर रहा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कमिंग फ्रॉम, अच्छा अब ध्यान से समझना, जैसे मैंने कहा वो क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में कि क्यों उसका बिलीफ चेंज हुआ, कौन है एपिक्योरस, एपिक्योरस का फिलोसॉफी क्या है, एपिक्योरस का फिलोसॉफी पे पहले बिलीव करता था तो क्या ऐसा हो गया केशियस के साथ कि वो अपना बिलीव चेंज कर दिया। अभी वो खुद नरेट करके बता रहा है, देखो क्या लिखा है। कमिंग फ्रॉम सार्डिस, सार्डिस पता है उनका जगह है, वहां से वो आए थे, तो इसको बस सर्कल कर देंगे, इंपॉर्टेंट जगह है कि जब हम सार्डिस से आ रहे थे ऑन आवर फॉर्मर एनसाइन, फॉर्मर एनसाइन, एनसाइन मतलब फ्लैग, तो वो कह रहा था कि हमारे फॉर्मर मतलब अर्लियर, अर्लियर मतलब जब हम निकले थे वो तब का फ्लैग का बात कर रहा है, जब उनका आर्मीज पूरा निकला था सार्डिस से, वो फ्लैग का बात कर रहा है। फॉर्मर एनसिक, टू माइटी ईगल्स, दो बड़े बड़े ईगल्स, फेल एंड दे पर्च, देखो यहाँ पे जो लिखा है ना फेल, फेल मतलब कि पूरा गिर जाना नहीं है, फेल मतलब कि वो नीचे सूप डाउन करना, ठीक है। एंड दे पर्स्ट, पर्स्ट मतलब यहाँ पे है, कहाँ पे साइड पे लिख देते हैं, लैंडेड, कहाँ पे लिख दे, मैं इधर लिख देता हूँ, पर्स्ट मतलब लैंडेड, तो मतलब दो बड़े बड़े माइटी ईगल्स आसमान से आए और वो लोग हमारे एनसाइन मतलब हमारे जो फ्लैग था उस पे बैठे, ठीक है। गॉर्जिंग एंड फीडिंग, गॉर्जिंग एंड फीडिंग इसका मतलब होता है टू ईट, टू ईट, देखो गॉर्जिंग का मतलब होता है कि टू ईट हैवीली, जब बहुत ज्यादा हैवीली खाता है तो उसको गॉर्ज करना कहते हैं, गॉर्जिंग कहते हैं। एंड फीड फ्रॉम आवर सोल्जर्स हैंड, ये तो लाइन एकदम सिंपल है, ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना कि वो दो बड़े बड़े ईगल आए हमारे फ्लैग के ऊपर ऐसे बैठे और सोल्जर्स लोग के हाथ से खाना खा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा, हु टू फिलिपी हियर कंसॉर्टेड अस, देखो ये कितना बढ़िया चीज कह रहा है कि फिलिपी तक जहां पे बैटल होने वाला था, तो लोग फिलिपी क्यों जा रहे थे, बैटल के लिए, तो वहां पे बैटल तक गए, क्या हुआ, हियर कंसॉर्टेड अस, कंसॉर्टेड मतलब एस्कॉर्टेड अस, कि वो लोग ईगल लोग इनका आर्मी के साथ थे। अस मतलब किसको रेफर किया जा रहा है, समझ में आ रहा है, अस मतलब केशियस एंड अदर्स, अदर्स मतलब आर्मी भी लिख सकते हैं, केशियस एंड आर्मी, केशियस एंड फ्रेंड्स एंड आर्मीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि दो ईगल उनके फ्लैग में बैठे थे और वो लोग उन्हीं के साथ सोल्जर लोग के साथ खा रहे थे और वो लोग एस्कॉर्ट के, वो लोग साथ साथ आए, कितने दूर तक आए, वो लोग सार्डिस से फिलिपी तक आए, क्लियर है, इट्स अ वेरी गुड साइन, ओके। बट दिस मॉर्निंग आर दे फ्लेड अवे, देखो लोग चले गए, वो लोग उड़ के चले गए, वो बोल रहे वो जो दो ईगल आए थे, तो यहाँ पे जो लिखा है ना दे, दे मतलब कौन, तो दे मतलब यहाँ है टू माइटी ईगल, ये तो एकदम इजी है, टू माइटी ईगल का बात कर रहे हैं। दे फ्लेड अवे एंड गॉन, वो लोग आज सुबह ही मॉर्निंग में चले गए। एंड इन देयर स्टेड, इन देयर स्टेड मतलब इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ मतलब उनके जगह में क्या आ गए, दो रेवन्स, क्रोज एंड काइट्स, इसको सर्कल कर देना, एक रेवन, एक क्रोज, एक काइट्स। अब रेवन, क्रोज एंड काइट्स का मतलब वो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्या चीज के लिए बोल रहे हैं, एक चीज याद रखना, ये जो तीन लोग हैं, मैं यहाँ पे साइड पे जगह है मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, यस यहाँ पे, अच्छा पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर एक बार जानेंगे। रेवन, क्रोज एंड काइट्स फ्लाई ओवर आवर हेड एंड डाउनवर्ड लुक ऑन अस, अच्छा तरफ में मैं साइड में लिख दे रहा हूं कि यहाँ पे दो चीज का बात कर रहा है, एक ईगल का आना, ठीक है, तो ईगल का आना यहाँ पे एक अच्छा गुड साइन माना जाता है, तो ईगल का आना
यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिख दिया, और यहाँ पे जितने भी 3 वर्ड्स का यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, दैट इज रेवन, क्रोज, काइट्स, इनको माइनस कर दिया। माइनस मतलब नेगेटिव, मतलब यहाँ पे ये बैड ओमेंस होते हैं। बैड ओमेंस मतलब अपशगुन, और ये गुड ओमेंस होता है। यहां तक क्लियर है? समझ में कि कुछ बैड ओमेंस होते हैं, कुछ गुड ओमेंस होता है। गुड ओमेंस क्या है? गुड ओमेंस ये है कि वो ईगल का आना, और बैड ओमेंस क्या है कि सारे जो डेडली बर्ड्स है, डेडली बर्ड नहीं, उनको कहा जाता है कि डेथ का साइन, या उनको कहा जाता है कि जहां पे मौत है वहां पे ये 3 बर्ड्स घूमते नजर आएंगे, जो कि क्रो, काइट्स और एक क्या था, क्रो, काइट्स और रेवन। ठीक है, इन लोग को साइन ऑफ डेथ माना जाता है, इसीलिए ये बैड ओमेन है। ईगल को पॉजिटिव साइन माना जाता है। ईगल आए थे, ही वॉज वेरी हैप्पी, मॉर्निंग में, बाद में वो चले गए, ये बैड ओमेन बना इनके लिए। कैसे कि उनके जगह में रेवेंस वगैरह बाकी सब आ गए। आवर हेड्स, फ्लाई ओवर आवर हेड्स मतलब वो लोग हमारे सिर के ऊपर उड़ रहे हैं, ये तो एकदम सिंपल है। एंड डाउनवर्ड लुक ऑन अस, और वो लोग ऐसे सर्कल कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे ना, जैसे डेडली बर्ड जो लोग की जैसे वल्चर्स होते हैं, काइट्स हो गए, ईगल्स हो गए, बाकी लोग हो गए, ये लोग ऐसे सर्कलिंग करते हैं, उनके प्रे के ऊपर घूमते रहते हैं कि कब वो लोग मरेंगे और लोग उनको खाएंगे। स्कैवेंजर्स जैसे कहा जाता है वैसे ही। ऑन आवर हेड एंड डाउनवर्ड लुक ऑन अस, अस मतलब उनका आर्मी के ऊपर, एज वी वेर सिकली प्रे, सिकली अंडरलाइन, सिकली का मतलब यहाँ पे डिजीज्ड, और प्रे, प्रे मतलब वहां पे उनका खाना होता है। PRAY प्रे प्रार्थना होता है। PREY प्रे मतलब उनका शिकार होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा? देयर शैडो सीन्स अ कैनपी, इसको बॉक्स कर देना। कैनपी, कैनपी का मतलब होता है कि ओवरहेड कवर, ओवरहेड कवर, तो मतलब हमारे आर्मीज यहाँ पे जा रहे हैं और हमारे ऊपर ही वो सारे बर्ड्स मंडरा रहे हैं, और बर्ड्स लोग जब मंडरा रहे हैं तो उनका शैडो हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो उन लोग कैनपी के जैसा आ रहे हैं, एक बड़ा सा छतरी या अम्ब्रेला के जैसा वो लोग हमारे ऊपर ही मंडरा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, जान लेना कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है हमारा मेटाफर, यहाँ पे है मेटाफर, और मेटाफर क्या है आपको पता है? ठीक है, अब मेटाफर में ये कंपैरिजन किया गया है कि यहाँ पे बर्ड्स का शैडो, कौन सा बर्ड्स? रेवन, क्रोज एंड काइट्स का शैडो को कैनपी के साथ कंपैरिजन किया गया है। जान लेना ज्यादा इजी रहेगा, आएगा नहीं आएगा दैट्स डिफरेंट बात है ना। ये वाला एक बार हमने देख लिया कि ये कह रहा है कि वो हमारे ऊपर कैनपी की तरह मंडरा रहा है। मोस्ट फैटल, फैटल अंडरलाइन, फैटल मतलब डेंजरस, कि वो बहुत डेंजरस है। अंडर विच आवर आर्मी लाइज, और उसी जो बर्ड्स लोग ऐसे मंडरा रहे हैं उनका शैडो हमारे ऊपर पड़ रहा है, और वो बहुत फैटल सिचुएशन है क्योंकि वो लोग ऐसा साइन कर रहे हैं, और उनका मतलब ये होता है कि हमारा मौत अभी निश्चित है, बहुत डेडली है, डेंजरस है। अंडर विच आर आर्मी लाइज, और उसी के नीचे हमारा आर्मीज है। रेडी टू गिव अप द गोस्ट, देखो ये जो लाइन है रेडी टू गिव अप द गोस्ट, उसका मतलब यहाँ पे मैं नहीं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है रेडी टू डाई, रेडी टू डाई। समझ में आया वो क्या कह रहा है? तो ये वाला जो लाइन है, ये पूरा का पूरा डायलॉग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बता रहा है कि केशियस का फियर क्या है, केशियस कितना डरा हुआ है, और वो डरा क्यों है, ध्यान से समझना, क्योंकि गुड और बैड ओमेंस का यहाँ पे प्ले किया गया है। गुड ओमेंस जब हुआ था, ईगल्स लोग आए थे और लैंड किए थे और उनके साथ चले थे सार्डिस से फिलिपी तक, तब तक ये बहुत खुश था, मगर फिलिपी में मॉर्निंग में वो बर्ड्स लोग चले गए और उनके जगह में उनके ऊपर रेवन, काइट्स और क्रो मंडरा रहे थे, जो कि एक डेथ का साइन है, सिंबलिज्म ऑफ डेथ, और ये एक बैड ओमेन भी होता है। इसी कारणवश वो डर रहा है, और वो डर के इसीलिए उसने कहा कि अर्लियर आई यूज्ड टू बिलीव द फिलॉसफी ऑफ एपिक्यूरस, बस नाउ बिकॉज ऑफ दिस गुड एंड बैड ओमेन माई बिलीव टुवर्ड्स एपिक्यूरस हैज कंप्लीटली चेंज्ड। तो क्वेश्चन आएगा, आप लिख सकते हैं कि एपिक्यूरस का फिलोसॉफी के ऊपर इस केशियस का बिलीफ क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ये गुड और बैड ओमेन का अंडरप्ले हुआ है। क्लियर है? ये वाला कितना बढ़िया लाइन हमने डिस्कस कर लिया, समझ में आया। दूसरा चीज, एक और एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे केशियस अपने आप को पॉम्पे के साथ मतलब कंपैरिजन क्यों कर रहा है? वो बोल रहे हैं कि जैसा पॉम्पे के साथ हुआ था वैसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि पॉम्पे हैज पुट एवरीथिंग अंडर स्टेक, he risked everything all because of one battle, and that is the same mistake which Cassius is about to commit, or which Cassius is about to do.
क्लियर है? सो केशियस इज अबाउट टू कमिट द सेम मिस्टेक विच पोम्पे डिड अर्लियर and as a result Pompey had to die, and that is the reason why Cassius is very fearful, afraid and scared. समझ में आ रहा है क्या बात है? तो ये वाला सारा एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप आपने मेरे साथ ऐसा किया है। अब इसके रिलेटेड देखना क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने खुद आपके लिए 16 मार्कर क्वेश्चन बनाए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको एक हिंट देके डिस्कस कर लूंगा। सो अभी हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, अगर भी अभी आपने प्रिपरेशन उतना तरीके से नहीं किया है और अभी लास्ट मिनट में रिवीजन करना है तो प्लीज लंबे लंबे वीडियोस मत देखिए, वो आपको डीमोटिवेट कर देगा, एक साथ इतना सिलेबस आप कवर नहीं कर पाएंगे। उसी चीज से बचने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटे छोटे सीरीज लाए हैं, उसको आप देख लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि आप सब एक चीज नोटिस कर रहे होंगे और आपको एक ही प्रॉब्लम होता है जूलियस सीजर या विलियम शेक्सपियर का कोई भी प्ले पढ़ने में, वो है उसको समझना। हम उसके लैंग्वेज को थोड़ा समझ नहीं पाते, एक एक लाइन क्या कह रहा है वो समझ नहीं पाते। मैं आपको इसीलिए एक एक आरटीसी ला के दे रहा हूं और उसको आप अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन समझेंगे, जैसा मैं समझा रहा हूं उसको लिखिए, उसके बाद देखना मैं जो क्वेश्चन सेट दे रहा हूं उसको कैसे आप देखते ही सॉल्व कर दोगे। सो आइए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं अपने सारे क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं जो कि 3 मार्कर के 3-4 क्वेश्चंस है और लास्ट के 4 मार्कर के क्वेश्चन। कुछ मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी लेके आया, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद आपके काम आ जाएगा, आप इसको लिख लेना और इसका आंसर भी जान लेना। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिंदास लिख देना कि सर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला वीडियो का मेरे को डाउट है, और एक्ट और सीन भी थोड़ा मेंशन कर देना। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सीन। मैं हमेशा आपको कहता हूं, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा एक पेंसिल पकड़ लीजिए, क्वेश्चन में वो मांग क्या रहा है उसको वहीं पे सॉल्व करते रहिए। सेम पैटर्न में यूपीएससी में या सिविल सर्विसेज का जब एग्जामिनेशन देता था, सेम और ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सेम ट्रिक्स मैं सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में भी यूज करता था, बहुत काम आएगा। क्या? एक पेंसिल रख लेना, क्वेश्चन जब आप पढ़ते रहोगे तो इंपॉर्टेंट पार्ट को सर्कल करते रहना। क्या है देखो यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे पहला व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सीन, तो यहाँ पे आपको मटेरियल क्या मांग रहा है, आपका लोकेशन मांग रहा है। एकदम इजी है, ये तो कर सकते हैं, इसको बताने का जरूरत ही नहीं है। व्हाई केशियस सेड गिव मी दाई हैंड, तो यहाँ पे देखो सवाल आपका फोकस पूछ रहा है व्हाई, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो हमने बोला ना कि गिव माई दाई हैंड, और आप अगर अभी एक्सप्लेनेशन में थे और आपको समझ में आया होगा तो आपको लग रहा होगा कि वो बोल रहा है कि होल्ड माई हैंड। होल्ड माई हैंड वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि बहुत इमोशनल हो गया है, वो बहुत डर गया है और उसी चीज के लिए वो ऐसा बोल रहा है होल्ड माई हैंड। क्लियर है? समझ गया? आंसर मिल गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज हिज स्टेट ऑफ माइंड, तो यहाँ पे लिखा है, देखो क्या पूछ रहा है, स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पूछ रहा है, तो उसका माइंड के ऊपर सवाल है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था। मैंने आपको कहा ना, वो बहुत डरा हुआ था, वो बहुत नर्वस था, वो बहुत इमोशनल भी था। इनमें से कोई भी एक वर्ड लिख देना, आपको मार्क मिल जाएगा। तो देखो 3 मार्क हम लोग को यहाँ पे 3 सवाल का मिल चुका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। व्हाई केशियस सेड अगेंस्ट माय विल, तो देखो इसके ऊपर तो मैंने अच्छा खासा चीज मेंशन किया था, याद है आपको, और इसी चीज के लिए मैंने आपको 3 मार्क का क्वेश्चन दिया है। ऐसे डायरेक्ट 3 मार्क के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट स्टिल एक बार आप अभी इसको अगर लिख दोगे तो इसके अंदर में मान लो इसके कोई भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना अगेंस्ट माई विल का मतलब क्या, तो यहाँ पे ना आप ब्रूटस का विल लिखना, यहाँ पे केशियस का विल लिखना कि ब्रूटस क्या चाहता था, केशियस क्या चाहता था, और केशियस ने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया, रीजन क्या था, वो सारा चीज यहाँ पे लिख देना। 3 मार्क है, 3 पॉइंट्स बना के बढ़िया तरीके से लिख देना, मार्क मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये मैं आपको समझा इसलिए रहा हूं कि ताकि हम आरटीसी पहले कर चुके, उसमें सारे आंसर्स हैं, तो डबल बार आपको कराने का नहीं, मैंने आपको बस बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन को आपको समझना कैसा है। ठीक है, लिखना तो आपको ही है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप जब तक लिखने का प्रैक्टिस नहीं करोगे देन कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया व्हाई केशियस सेड अगेंस्ट माई विल एक्सप्लेन, तो यहाँ पे सिंपल लिख देना कि केशियस डू नॉट वांट, कि यहाँ पे लिख देना कि देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन केशियस एंड ब्रूटस। ब्रूटस वांटेड द फोर्स और हिज आर्मी टू एडवांस टू फिलिपी एंड टू फेस द एनिमी देयर, बट केशियस do not want to do that. Cassius wanted a more strategical approach, and that is why he said that it was not my will, it was not my decision to advance to Philippi. Clear है? Cassius only agreed to Brutus's decision out of respect and friendship. That's it. मार्क मिल जाएगा।
एंड दैट इज द और लास्ट में भी लिख देना, दैट इज द रीजन व्हाई ही सेड दैट आई एम हियर अगेंस्ट माय विल, यू नो दैट। ठीक है, क्लियर है। हु वाज पॉम्पे, ये तो पहले सीन में हमें पता चल गया कौन है, तो यहाँ पे पॉम्पे के बारे में पूछा है। ये मैंने एक लॉलीपॉप क्वेश्चन दो ठो डाला है ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा और करने में कॉन्फिडेंस हो। अकॉर्डिंग टू केशियस व्हाट वाज सिमिलर बिटवीन हिम एंड पॉम्पे। देखो ये मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया है ताकि ये पता चले कि आप क्लास में ध्यान दे रहे थे कि नहीं। मैं जब वहां पे बताया था मैंने आपको यहाँ लिखवाया था कि नहीं कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। यहाँ पे पॉम्पे एक बैटल पे सब कुछ दाव पे लगा देता है, सिमिलर, और इतना ही नहीं उसके साथ वो मर भी जाता है। सिमिलर सिचुएशन केशियस का भी हो रहा है कि उन लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केशियस व्हाट वाज सिमिलर बिटवीन हिम एंड पॉम्पे। पॉम्पे डिड अ मिस्टेक, ही रिस्क्ड एवरीथिंग एंड ही रिस्क्ड एवरी रिसोर्सेस only for one battle, and as a result he has to face the defeat at the hand of Julius Caesar and he has to die. Similar situation is being faced and experienced by Cassius also, that they are risking everything only for one battle, which is the decisive battle, and as a result Cassius fears that he will face the same result that Pompey did. Clear है, मिल गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला भी देखो हमें 3 मार्क मिल गया। हु वॉज एपिक्योरस, मैंने आपको कहा एक ग्रीक फिलोसोफर। मेंशन हिज फिलोसॉफी, यहाँ पे आपको उसका फिलोसॉफी को करना है कि यहाँ पे गॉड इंटरफियर नहीं करते ह्यूमन अफेयर्स में। यहाँ पे लिख देना दैट केशियस वाज टॉकिंग अबाउट, तो लिखना केशियस वाज टॉकिंग अबाउट एपिक्योरस फिलोसॉफी एंड एपिक्योरस फिर according to Epicurus philosophy God do not interfere in human affairs or they do not meddle with human affairs. This was the philosophy which Cassius was talking about. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What was Cassius' previous opinion, यहाँ पे previous opinion लिखा है about Epicurus philosophy, तो यहाँ पे लिखना कि earlier Cassius used to believe Epicurus philosophy. He also believed that God do not interfere in human affairs and as a result he was against believing in any kind of omen, sign and symbols. Clear है, ये वाला हम यहाँ पे लिख देंगे। What made Cassius change his opinion, यहाँ पे लिखा देखो What made Cassius change his opinion, change his opinion क्या हुआ, यहाँ पे वही चीज लिखना ओमेन का बाद। ठीक है, जो 2 बर्ड्स का हम लोग लिखे थे ओमेन का बाद कि ईगल्स का वहां पे आ जाना, और जैसे जो सिंबलिज्म ऑफ डेथ वहां पे हुआ 3 बर्ड्स, काइट्स हो गए, रेवन हो गए, और काइट्स, रेवन एंड क्रोज, ये तीनों का भी यहाँ पे मेंशन करना है। इसी के साथ में लिखा है मेंशन द गुड एंड द बैड ओमेन, तो गुड एंड द बैड ओमेन मतलब 2 सेपरेट ओमेन के बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छा सिग्नल और बैड सिग्नल, या शुभ चीज और अशुभ चीज वहां पे क्या हो गया, ये दोनों का आपको मेंशन करना है। आपको समझ में आ गया कैसे करना है। आप एक बार अच्छी तरीके से, बस ये जो मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना रहा हूँ, जूलियस सीजर का प्लेलिस्ट यहाँ पे लिखा है, आप जाके एक बार देख लीजिए, यह आपके लिए ही है। कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ कुछ आरटीसीज अभी आप एंड टाइम में कर दोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा देखना कि हाँ यार मुझे समझ में आ रहा है। और ऐसे ही सीन्स मैं लाते रहूंगा आपके एग्जाम्स तक, सारे इंपॉर्टेंट चीज, और आप देखना आप खुद कहोगे कि हाँ सर इसी में से ही क्वेश्चंस आया था। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए।